बीएसपी को लेके बापसा का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? मतलब आप वैचारिक रूप से साथ हैं, राजनीतिक रूप से भी साथ हैं, क्या आप वोट देते हैं बीएसपी को? व्हाट इज़ योर स्टैंड ऑन बीएसपी? ये बापसा तो एक इंडिपेंडेंट अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन है और बसपा हम मानते हैं कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बट ऐसा कोई हमारा अलाइनमेंट नहीं है ऑफिशियली पार्टी लाइन पे। हमारा आइडियोलॉजिकल वैचारिक अलायंस तो ज़रूर है, पर हम अपनी इंडिपेंडेंस इसलिए भी इंटैक्ट रखना चाहते हैं कि हमें वो क्रिटिसिज्म का भी स्कोप रहे। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बड़ा कार्यक्रम हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले बहन मायावती जो है संबोधित कर गई हैं। अब भी दिल्ली प्रदेश की जो मीटिंग है वो चल रही है। खास बात यह है, मेरे साथ जो टीम है वो बहुत खास है। बापसा जो संगठन है, बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जाना माना नाम है और चुनाव में भी इनकी धमक रही है। मेरे साथ पदाधिकारी तो हैं ही, साथ में प्रियांशी जी भी हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी है। महासचिव का चुनाव, जो जेएनयूएसयू का जो चुनाव होता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण पद जो महासचिव का होता है वो उन्होंने जीता था। आपसे बात करेंगे। पहले आपका नाम क्या है? प्रमोद सागर। मैं आज आप यहाँ आए हैं तो समर्थक के रूप में आए हैं, वैचारिक समर्थक, राजनीतिक, कैसे आए हैं आप यहाँ पे? देखो, ये एक हमारा मूवमेंट है जो फुले ने शुरू किया था, जो मान्यवर साहब ने इसको जन जन तक पहुँचाया था। तो ये इसको एक सामाजिक जो आर्थिक जो मुक्ति का आंदोलन के रूप में देखते हैं। तो उन्हीं मूवमेंट को याद करते हुए जो मान्यवर साहब ने शुरू किया, बामसेब का, फिर DS4 बनाया, उसके बाद बीएसपी के थ्रू जो सत्ता की चाबी हासिल की, उसके थ्रू समाज का कल्याण किया। उस मूवमेंट को हम याद करें, जो इस महापुरुष जो लोग जन जन तक मूवमेंट पहुँचा, उनको याद करने के लिए हम लोग शामिल हुए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। आप क्या कर रहे हैं? PhD कर रहे हैं? हाँ, मैं PhD कर रहा हूँ। आपका टॉपिक क्या क्वेश्चन है? मेरा है डिसेबिलिटी और टेक्नोलॉजी के अराउंड में मेरा एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज़ हैं। अब बीएसपी का मेरा सवाल एक है आपसे, इससे पहले प्रियांशी की तरफ जाऊँ, आपकी तरफ जाऊँ, कैसे देखते हैं वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में पार्टी लाइक बीएसपी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है और चुनाव जो है बाइपोलर होते चले जा रहे हैं? मतलब बाइपोलर ना भी हों तो संघर्ष कांग्रेस भाजपा के बीच में सिमट जाता है और बाकी पार्टियाँ ज़्यादा हासिल नहीं कर पा रही हैं। इसमें एक सबसे है कि जो बसपा के जो कार्यकर्ता हैं वहाँ तक जो शीर्ष अधिकारियों की बात नहीं पहुँच पाती। अच्छा। कहीं इनके कैडर ख़त्म कर दिए हैं, तो कैडर के थ्रू जो बात पहुँचनी चाहिए, जो एक कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, इसका फ़ायदा जो बाकी जो पार्टी हैं, चाहे जो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी और तमाम दल है, उठा रहे हैं। तो इस तरह से जो बसपा का जो वोटर है, जो कोर वोटर था, जिसको मान्यवर साहब ने इकट्ठा किया था, क्योंकि सारा मीडिया, सारा पार्टी इनके खिलाफ है, तो साहब ने जो कैडर के थ्रू जो मैगजीन निकालते थे, उनके थ्रू लोगों तक आवाज़ पहुंचती थी, उसके थ्रू लोग जागरूक होते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जो पदाधिकारी है, जो उनके कार्यकर्ता है, उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही ना। कम्युनिकेशन गैप है इन अ वे। ये सारी चीज़ें पार्टी को नुकसान झेला। लेकिन हम वैचारिक रूप से हमारी जीत है। पार्लियामेंट में इस बार देख लीजिए, सबके जय भीम से संबोधन करते हैं। वही पहले जो जय भीम का नारा लगाने के डरते थे, आज सब लोग संविधान का नारा लगा रहे हैं, संविधान बचाने की आंदोलन कर रहे हैं। वो साहब ने शुरू किया था, कश्मीर से कन्याकुमारी साहब ने शुरू किया था। तो हम वैचारिक रूप से हम जीत। जम्मू कश्मीर में 5-5 विधायक जिताए हैं बीएसपी जैसी पार्टी। बिल्कुल, हर एक पूरे राज्य में 5-10 साल में एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर। इसी से ही मेरा सवाल निकलता है कि क्या, मैं आपके पास आऊँगा इन अ वाइल, क्या बीएसपी की जो अम्बेडकरी विचारधारा है, क्या उसको कोऑप्ट कर लिया है उन लोगों ने जो इसको सुपरफिशियली मानते हैं या फिर केवल राजनीतिक गेन के लिए मानते हैं? देखिए, पहले तो जय भीम सभी को, कि ये बीएसपी पहले तो एक पार्टी सिर्फ नहीं है, एक मूवमेंट है। इसको कोऑप्ट करना इतना इजी नहीं है। आज देखते हैं कि जो इंडिया अलायंस है वो एक तरफ बात करते हैं कि संविधान बचा रहे हैं, और बीजेपी जो है वो संविधान खत्म करने की बात करता है। तो आज ये लोग संविधान का बचाने की बात करते हैं, बाबा साहेब को अप्रोप्रिएट करते हैं। ये जो अप्रोप्रिएशन का जो नोशन है, ये ब्राह्मणिकल नोशन है। और आज देखते हैं कि इसके बावजूद भी ये दूसरी तरफ एक तो बोलते हैं कि संविधान को बचाएंगे, दूसरी तरफ बाहर जाके बोलते हैं कि सही वक्त पर रिजर्वेशन भी खत्म करेंगे। तो इनका जो दोगलापंथी दिखाई दे रहा है। तो आज हमें बीएसपी जैसे जो पार्टी है, जो इंडिपेंडेंट वॉइस है, जो बहुजन समाज का जो इंडिपेंडेंट वॉइस है, बीएसपी जैसा पार्टी फुलफिल कर सकते हैं जो उनका डिमांड है, उनका इशूज़ है। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ दर्शकों के लिए, क्योंकि रिसर्चर से बात करते सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये आती है कि जनता समझ नहीं पाती को। अप्रोप्रिएशन से मेरा अर्थ ये था कि केजरीवाल साहब जय भीम बोल देते हैं, बाबा साहब की फ़ोटो लगाते हैं, तो आज वो 5 राज्यों में विधायक हैं उनके पास, 4 राज्यों में वो राज्य पार्टी का दर्जा, राष्ट्रीय पार्टी बन गई हैं। क्या कुछ कमी आई है मूवमेंट में एज अ होल, या अम्बेडकरिज्म हैज़ वीकेंड इन अ वे? डू यू फील दैट? क्योंकि लोग एडमिट नहीं करना चाहते इस बात को, क्योंकि जैसे हाथरस स्टैम्पीड हुआ,
मरने वाले दलित समाज के, एंड दैट टू जाटव कास्ट, जो कि सबसे फॉर्मिडेबल सोशल पॉलिटिकल ताकत थी, अब वो लोग बाबा के सत्संगों में जाके अपनी जान गंवा दे रहे हैं। देखिए कि माननीय काशीराम साहब जो चमचा एज किताब लिखी है 1982 में, उनमें लिखा है कि उन्होंने ये कहा कि जब जब ये जो मूवमेंट है, ये जो बहुजन मूवमेंट है बढ़ता जाएगा, दूसरी तरफ इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए एक ताकत बढ़ता जाएगा, वो चमचे के रूप में। तो आप देखते हैं किसी भी पार्टीज में, वो लेफ्ट हो, राइट हो, कांग्रेस हो, सारे पार्टीज में ये जो चमचा है, मैं एक आदिवासी कम्युनिटी से आता हूँ, तो इसमें कहते हैं कि दिकू जो बाहर से आके अपने सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। आज क्या हो गया, अपने सोसाइटी में कुछ दिकू बन गए हैं, उनमें हमें बचने की ज़रूरत है। राज्य से हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अच्छा, हाँ। तो वहाँ नमो शूद्र जो एक जाति है पूरी, क्या स्थिति है वहाँ पे? क्योंकि वो अभी ये विजिबल क्यों है दलित कई राज्यों में? मेरा सवाल है। मैं हिमाचल गया था फॉर एग्जांपल, विच हैज़ द सेकंड हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन परसेंट वाइज, मुझे वहाँ दलित मिसिंग दिखे, इनविजिबल दिखे, मतलब तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, बात ये कि आप पहले तो बंगाल का बात करें, बाबा साहब वही से चुन के आए थे, और माननीय काशीराम साहब ने भी बहुत सारे मूवमेंट, साइकिल रैली किए हैं, लेकिन बात एक अभी जिस तरीके से बीजेपी ने जो सेक्युलराइजेशन का जो तरीका अपनाया है, उनमें लोग मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि असली जो अपने मूवमेंट के लिए कौन सा पार्टी सही है। आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है एक तरह से ना? क्राइसिस नहीं बोलेंगे, इसमें अवेयरनेस कर सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैडर कैंप की ज़रूरत है, हर मतलब ग्रास रूट लेवल पे। प्रियांशी है मेरे साथ, जो कि JNU-SU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ की महासचिव हैं। चुनाव जीते, पहले शुभकामनाएं आपको, आपने झंडा गाड़ा वहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे मुश्किल है एक तरह से, जी एक गढ़ है वो लेफ्ट का। तो आज आप यहाँ आए हैं साहब कांशीराम के वहाँ परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे, कैसे देखते हैं वर्तमान में जो राजनीति हमारी चल रही है? वर्तमान में मैं मानूंगी कि हमें बहुत सालों के बाद और हमें बहुत मुश्किल लगी है, मेहनत लगी है इस पड़ाव पे भी आने के लिए, कि जहाँ हमारी आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लोगों को उस आइडियोलॉजी से खतरा महसूस हुआ, और उस आइडियोलॉजी को वो काउंटर भी नहीं कर सकते हैं, तो उस आइडियोलॉजी को एसिमिलेट, अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो इस आइडियोलॉजी के कोई अभी आज के वक्त पे कोई भी खुलेआम ये नहीं कह सकता कि वो बाबा साहेब के विरुद्ध है, जबकि मन में वो मानेंगे पर वो कभी ऐसा कह नहीं पाएंगे, और ये हमारे लोगों की ताकत है, हमारे आइडियोलॉजी की ताकत है। जहाँ तक ये बात है अप्रोप्रिएशन की कि दूसरे लोग जय भीम बोल के या बाबा साहेब की तस्वीर लगा के ये मान लेते हैं कि वो बाबा साहेब के ही वंशज है या उनका ही काम आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए बस एक सॉल्यूशन है, पूरे समाज के लिए एक सॉल्यूशन है, वो है एजुकेशन का सॉल्यूशन, कि वो बाबा साहेब की लिखी किताबें पढ़ लें, वो एंटी कास्ट लिटरेचर पढ़ लें, और उनको या फिर वो मान्यवर ने भी जो लिख के गए हैं, जैसे अभी विश्वजीत ने बताया ही चमचा युग, वो ये सारे टेक्स्ट पढ़ें और लोगों को जागरूकता हो कि बाबा साहब कह के क्या गए हैं, कि उनके विचार कितने रेडिकल थे, कि उन्होंने एक सिस्टम को पूरा चैलेंज कर दिया है, कि उन्होंने एक धर्म को पूरा चैलेंज करा है और उन्होंने एनाइलेशन ऑफ कास्ट मांगा है। तो एजुकेशन के थ्रू मैं मानती हूँ कि इस विचारधारा अभी एक अच्छी सीमा पे है कि सबको जय भीम बोलना पड़ता है, सबको बाबा साहब का नाम बोलना पड़ता है, पर इस विचारधारा को एकदम रगों में बसाने के लिए एजुकेशन भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जो ओबीसी तबका है, जो कई राज्यों में विभिन्न पार्टियों के ज़रिए सत्ता में भी है, जो कि बहुजन राजनीति की बैकबोन भी था, 85 का हिस्सा था वो, और नुमाइंदगी भी मिली, उसकी सरकारें मिली, साथ भी आया, धीरे धीरे वो भी बसपा जैसी पार्टी से मसलन टूटा है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हम कहें अम्बेडकरिज्म स्ट्रॉन्ग हो रहा है या बहुजन आइडियोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो वो बीएसपी के हाथ से निकली है, मतलब देयर आर मल्टीपल स्ट्रैंड्स, लोग अपने आप उसको अलग अलग धड़ों में चला रहे हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि बीएसपी फोर फ्रंट पे नहीं आ पाई, मतलब टू लीड फ्रॉम द फ्रंट वो नहीं हो पाया? सबसे पहली बात तो जो बहुजन समाज का आइडिया है, एक वो आइडिया आता है कि कांशीराम से ही आता है कि वो साइकिल पे चल के ही सारे हर जगह जाके समाज को जोड़ा, कि जो समाज दलित में बटा था, जो समाज ओबीसी में बटा था, उसको बताया कि आपका ऑपरेशन एक है, आप साथ आइए और साथ आके इस सत्ता को, इस तख्त को पलटिए। तो आज के टाइम पे मैं नहीं मानूंगी कि हालांकि बीएसपी को पहुंचने में शायद मुश्किल हुई है, लोग अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, वो शायद नेग्लिजेंस है, एजुकेशन की नेग्लिजेंस है, बट जो फोरफ्रंट पे रहने की बात है इस मुद्दे का, जो बहुजन समाज को जोड़ने की बात है, वो चीज़ बीएसपी से कोई ले नहीं सकता। वो इस विचारधारा का एक इतना बड़ा बैकबोन है कि वो ले नहीं सकता। जहाँ तक ओबीसी समाज की बात है,
तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम अपने लोगों को सिर्फ एक्सक्यूज़ नहीं बनाएंगे उनके लिए, उनको रिस्पॉन्सिबल भी होल्ड करेंगे कि जिम्मेदारी आपकी बनती है कि जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया, जिन्होंने आपके लिए काम करा, जिन्होंने आपके लिए आरक्षण चाहे इंश्योर करवाया, जिस समाज ने, उस समाज को आप पे बैक भी करेंगे। इसलिए पे बैक टू सोसाइटी का कॉन्सेप्ट हम अपने लोगों को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करने के लिए है। तो प्रियांशी क्या पढ़ रहे हैं आप? आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो। क्या? मैं दर्शन शास्त्र फिलॉसफी में PhD कर रही हूँ और मेरा स्पेसिफिक टॉपिक लैंग्वेज एंड जेंडर पे है। जी जी। क्या राजनीति में आने का भी आपका कोई प्लान भविष्य है? क्योंकि अमूमन JNU जैसे जगह पे जो भी ऑफिस बेरर का चुनाव जीतता है वो भविष्य की राजनीति में चला जाता है। DU में भी ये चलन रहा है कि डूसू में जो जीतते हैं वो तो खैर कांग्रेस और BJP उनको ले जाती है और हम इस तरह का मैकेनिज्म तैयार नहीं कर पाए। BSP का छात्र विंग है नहीं, तो आपका है कोई इंटरेस्ट ऐसा भविष्य में राजनीति में आने? देखिए, JNU में तो ये ट्रेंड रहा है कि जो भी लेफ्ट पार्टीज़ जहाँ तक है वो उनके वो नेता होते हैं आगे जाके। अब फिर वो बात भी है कि वो समाज के लिए काम करे ना करे ये पता नहीं, आगे जाके उनके नेता बन या तो BJP में भी तक चले जाते हैं, कांग्रेस में तक चले जाते हैं। हमारे सामने शैला राशिद और कन्हैया कुमार ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं। मेरा प्रायोरिटी समाज के लिए काम करना रहेगा, वो एजुकेशन लेवल पे हो, राजनीतिक लेवल पे हो, वो तो सेकेंडरी बात है, बट समाज के लिए और विचारधारा के काम करने में मैं प्रायोरिटी मानती हूँ। और अभी मेरा काफ़ी वक्त बचा है एज अ स्टूडेंट, एज अ PhD स्कॉलर, तो मैं उसी स्पेस को अवेयर करने की कोशिश में लगी रहूँगी। तो BSP को लेके बापसा का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? मतलब आप वैचारिक रूप से साथ हैं, राजनीतिक रूप से भी साथ हैं, क्या आप वोट देते हैं BSP को? व्हाट इज़ योर स्टैंड ऑन BSP? ये बापसा तो एक इंडिपेंडेंट अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन है और बसपा हम मानते हैं कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बट ऐसा कोई हमारा अलाइनमेंट नहीं है ऑफिशियली पार्टी लाइन पे। हमारा आइडियोलॉजिकल वैचारिक अलायंस तो ज़रूर है, पर हम अपनी इंडिपेंडेंस इसलिए भी इंटैक्ट रखना चाहते हैं कि हमें वो क्रिटिसिज्म का भी स्कोप रहे कि हम हर वॉचडॉग की तरह एक क्रिटिसिज्म का स्कोप और एक इंडिपेंडेंस की, वो बहुत ज़रूरी होता है कि अपना। और हम यहाँ पे एक अगर JNU में वो संगठन चला रहे हैं तो वो ऐसा कोई टॉप डाउन अप्रोच कभी ऐसा उस संगठन का नहीं है, तो इसलिए हम इंडिपेंडेंस भी अपना इंटैक्ट रखना चाहते हैं। और इस हिसाब से तो हम मानते हैं BSP और मान्यवर कांशीराम और बहन जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम मानते हैं और इसीलिए आज इसी के लिए हम हमेशा वो भी रखते हैं। आज JNU में भी हमने कांशीराम साहब के उसमें सम्मान में प्रोग्राम्स भी रखे हैं, तो ये हमारे लीडर्स हमेशा रहेंगे और इनफैलिबली रहेंगे। बस हमारा वैचारिक अलाइनमेंट है, बट ऑफिशियली पार्टी लेवल से तो अभी नहीं है। तो क्या कॉम्पोजिशन है JNU का, इफ़ आई कैन आस्क, कि कितना स्ट्रेंथ है और क्या कॉम्पोजिशन है, अगर हम जानना चाहें कि टोटल स्ट्रेंथ में कितना SC ST OBC होगा, कुछ आइडिया है आपको? देखिए, जिस हिसाब से तो रिजर्वेशन लागू हो रहा है उस हिसाब से तो मानना चाहिए कि 50% आने चाहिए SC ST OBC, पर उस हिसाब से हम मानते हैं अब इसी के लिए हम कास्ट सेंसस की भी डिमांड कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी। हम मानते हैं कि वो पॉलिसी अच्छे से फॉलो नहीं हो पा रही है और बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो हायर एजुकेशन में MA या PhD के लेवल पे नहीं आ पा रहे हैं, तो इसीलिए हमारी ये भी डिमांड है कि हमारे समाज को हिस्सेदारी उतनी मिले जितनी उनकी संख्या है और उनकी संख्या बढ़ पाए। अग्रहाराओं में जिन यूनिवर्सिटीज़ को अग्रहारा बनाने की कोशिश करी है, तो हम इसी के लिए कॉन्स्टेंटली संघर्ष कर रहे हैं, मांगे कर रहे हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से और इसी में अपने आंदोलन भी खड़ा करें, जिसमें हमारी एक भरपूर सेंट्रल मांग कास्ट सेंसस की भी थी, ताकि हम डेमोग्राफी जान पाए अपनी यूनिवर्सिटी का। बापसा के फोकस पे क्या मुद्दे हैं अभी? व्हाट आर योर प्रेसिंग प्रॉब्लम्स एट द मोमेंट, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल की हो चाहे आप नेशनल इश्यूज़ को देख रहे हो? देखिए, बापसा का सबसे तो जो आइडियोलॉजी इस हिसाब से आता है वो यूनिटी ऑफ द ऑप्रेस्ड की आइडियोलॉजी है। उसमें SC ST OBC माइनॉरिटीज़ हैं, उसमें क्वेयर पीपल आते हैं, उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आते हैं और विमेन तो हैं ही हैं। तो इन सब के मुद्दे उठाना हमारा प्रायोरिटी है और इस बार कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि हम एजुकेशन लेवल पे, क्योंकि हम उस एरिया में फोरफ्रंट में हैं, तो हम उस एजुकेशन लेवल पे ही अपना बातें ज़्यादा बढ़ाते हैं। एक हमारा है कि PhD में वाइवा वोसे में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, जाति के नाम पे कम नंबर दिए जाते हैं, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और हम वाइवा का वेटेज कम कराने का लगातार हमारा संघर्ष जारी है। इसी के साथ साथ जो भी हम देखते हैं कि जातिगत इंस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, रिड्रेसल मैकेनिज़म्स को स्ट्रॉन्ग करने का और ऑडिट्स का और तमाम ये सारी मांगे जो हैं हमारी,
वर्कशॉप्स कराने का सेंसिटाइजेशन, ये एजुकेशन लेवल पे तो हम कर ही रहे हैं और नेशनल लेवल पे भी हमारा यही है कि हम मूवमेंट के साथ जुड़े रहेंगे, चाहे वो यहाँ के कम्युनिटीज़ का संघर्ष हो या चाहे वो इंटरनेशनल संघर्ष हो फ़िलिस्तीन के लोगों का, उस सब संघर्षों के लिए हम अपने कैपेसिटी में आवाज़ उठाते हैं और साथ रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये JNU से बापसा की पूरी टीम, साथ में प्रियांशी और बाकी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं हमारे साथ, सभी लोग हैं। अच्छी मुहिम है, अच्छी पहल है। छात्रों को तो अवेयर भी रहना चाहिए, एजुकेट भी करना चाहिए और जो बहुजन महापुरुष हैं, दलित समाज के जो महापुरुष रहे जिन्होंने जागृति का काम किया, उनको लेके फर्दर काम करना बहुत ज़रूरी है। जो बापसा काम कर रही है वो भी काबिल तारीफ़ है और प्रियांशी का जो अचीवमेंट है वो तो पर्सनल भी नहीं है बल्कि देखा सबने मिलकर ही प्रयास किया है, पूरा संगठन का अचीवमेंट है, वो भी काबिल तारीफ़ है। और ऐसे आंदोलनों में आकर जो वर्तमान राजनीतिक समस्याएं हैं उस पर भी चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि BSP भी थोड़ा आउटरीच करे, JNU में जाके वहाँ छात्रों से इंटरेक्शन करे, वर्कशॉप्स करे, सेमिनार करे, इनकी प्रॉब्लम समझे और तभी सिंथेसाइज करके सॉल्यूशन निकल पाएंगे। क्योंकि जो रिसर्चर्स हैं उनके पास वास्ट एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो जो स्टडी करते हैं उससे समस्याएं जो हैं वो निकल के सामने आती हैं, उसके समाधान निकलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप दलित न्यूज़ नेटवर्क, द्वारा आपके सामने हाजिर होंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।